नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आज बात राजनीति की, सभी तरह के चुनावों की बात राजस्थान की भी करेंगे, गुजरात की भी करेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 2 दिन के बाद यानी कि गुरुवार को वहां पर पहले दौर में 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो गुजरात में इस बार किसकी हवा है? इस सवाल का हर आदमी के पास अपना अपना जवाब है, जो उसकी तरफदारी से, उसकी पक्षधरता से तय होता है। एक तरफ लोग 27 साल के बीजेपी शासन से ऊब की याद दिला रहे हैं, दूसरी तरफ लोग टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, यानी मोदी का मुकाबला नहीं है। तीसरी तरफ एक नया एंगल है, आम आदमी पार्टी की एंट्री, जो कई लोगों को उत्साहित कर रही है। ये जो मुकाबला अब तक द्विपक्षीय होता था, वो अब ट्रायंगुलर हो रहा है। बहरहाल चुनाव के आखिरी दिन एक बयान आया और फिर कयास लगने लगे कि इसका फायदा किसे होगा। अहमदाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने इस पर ऐतराज जताया कि वो हर चुनाव में खड़े हो जाते हैं, यानी कि हर चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, संसदीय चुनाव हो, बस उन्हीं का चेहरा होता है। और बोलते बोलते वो बोल गए कि क्या मोदी के रावण जैसे 100 चेहरे हैं। आप किसी को बंदे को मोदी को देखकर ओढ़ दो, तो भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? तो 100 मुख की बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या ये बयान जो है वो अपमानजनक है? चुनाव की शाम, लेकिन जब ऐसा बयान आए तो फिर बीजेपी इसे लपकने से क्यों हिचकेगी? तो फौरन संबित पात्रा शुरू हो गए कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है, गुजरात का अपमान है, ये गुजरात की मट्टी पर गुजरात के बेटे का अपमान है, जिसका जवाब जनता दे, वो कांग्रेस को सबक सिखाए। यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। तो गुजरात की जनता तय करेगी और कांग्रेस को आईना दिखाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पर पहले ही गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार न करने का आरोप है, क्योंकि ज्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। और बेशक उन्होंने गुजरात में सभाएं की, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। कांग्रेस के लिए वाकई ये सवाल है कि क्या गुजरात में वो वॉकओवर दे रही है या मानकर चल रही है कि लोग प्लेट में सजाकर एक राज्य उसे सौंप देंगे। इस सवाल से दूर राहुल गांधी आज उज्जैन में दिखाई दिए, माथे पर टीका लगाए हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी आकर गए हैं। आज राहुल गांधी ने वहीं से राजनीति, धर्म और ईश्वर का मर्म समझाया। नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है।
रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। वैसे कांग्रेस के लिए आज सबसे दिलचस्प तस्वीर जयपुर से आई। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ दिखाई दिए। ये वो दोनों नेता हैं जो अरसे से आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। बल्कि बहुत ही हाल में 2-3 दिन पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बताया। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन पर बीजेपी के हाथों खेलने का आरोप है। उन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते अपनी ही सरकार गिराने का भी आरोप लगाया। बाद में अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस बारे में। मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे हैं गुजरात के अंदर, घर घर में, गांव गांव में, जो कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। वैसे गहलोत के पिछले इल्जामों पर पायलट भले चुप रहे, लेकिन इसके पहले वो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते रहे। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने गहलोत की तारीफ की तो सचिन ने गुलाम नबी आजाद की याद दिलाई, यानी इशारा किया कि गहलोत आजाद की तरह ही कहीं और जा सकते हैं। जाहिर है कटुता बढ़ी हुई है और कांग्रेस इस टकराव के बावजूद दोनों नेताओं को साथ बनाए रखने के पक्ष में है। कल ही राहुल गांधी ने दोनों को एसेट बताया है कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी कि दोनों बहुत मूल्यवान हैं। अब वेणुगोपाल कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है। वी आर वेरी मच यूनाइटेड हियर। अशोक जी, सचिन पायलट जी both already told you that Congress party is united in Rajasthan. This yatra is not going to be a short-term event. Till election we will fight together and we will win election in Rajasthan again. That is 100% sure. This yatra will give a complete energy for that thing. बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा अब राजस्थान में दाखिल होने वाली है। 4 दिसंबर को वो वहां पर पहुंचेंगे और 15 दिन यहां रहेंगे। इस बीच हिमाचल और गुजरात की किस्मत तय हो चुकी होगी, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का सवाल बचा हुआ है। बल्कि एक नहीं कई सवाल हैं, जैसे कि क्या कांग्रेस इन राज्यों में हार मान चुकी है या कांग्रेस हिमाचल गुजरात में छुपा रुस्तम साबित हो सकती है, या फिर राहुल गांधी कांग्रेस को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना चाहते हैं। क्या बीजेपी की विराट चुनावी मशीनरी कांग्रेस को दोबारा खड़ा होने का अवसर देगी? क्या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बन सकती हैं? तो इन सारे सवालों के साथ हम शुरू करते हैं प्राइम टाइम और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ में जो तमाम मेहमान हैं इस वक्त जावेद अंसारी मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं जावेद अंसारी आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन बाकी लोगों को भी बता दूं कि हमारे साथ अजय उम्मद भी जुड़ गए हैं जो ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के और नव गुजरात समय। उसके अलावा हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजस्थान से। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयान या प्रधानमंत्री के लिए जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर जगह प्रधानमंत्री का ही चेहरा नजर आता है, चुनावी माहौल है, तमाम लोग एक दूसरे पर छींटाकशी भी कर रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं, इसको फौरन बीजेपी ने लपका और कहा कि ये अपमान है गुजरात की धरती पर गुजरात के बेटे का। तो जावेद अंसारी, क्या आपको ये लगता है कि ये बयान जो है वो बीजेपी को और फायदा पहुंचाएगा या ये बयान जो है कोई बहुत अपमानजनक बयान है? देखिए, इलेक्शन में पहले भी इससे कहीं ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल किए जा चुके हैं दोनों तरफ से। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब से मुख्यमंत्री थे गुजरात प्रदेश के, तो सुनंदा थरूर जी के बारे में क्या कहा था आपको याद है? या प्रधानमंत्री जी के बारे में कांग्रेस पार्टी ने वहां क्या कहा था? मेरा ये, और जो खास तौर ये जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, ये इलेक्शन में ये कोई ऐसा नहीं गैर मामूली चीज है, इसको इतनी ज्यादा तवज्जो या महत्व नहीं देना चाहिए। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट दे नहीं देगी इसकी वजह से नहीं, या बीजेपी को अगर वोट देगी तो बीजेपी
क्योंकि इतने सालों से है और बीजेपी ने कुछ वहां काम किया है, वहां वही एक वाइबल और ऑप्शन नजर आता है, इसलिए वोट देगी। ये बयान कोई बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर वहां नहीं रहेगा, मेरा ये मानना है। अजय उमर जी हमारे अजय उमर, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? ये जो बयान है, मतलब एक ऐसा बयान है जो चुनाव प्रचार पहले फेज की वोटिंग के पहले जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था उसी की शाम को आया है और फौरन संबित पात्रा सामने आए, कहा कि अपमान हुआ है और न सिर्फ गुजरात में की धरती पर गुजरात के बेटे का अपमान है, तमाम गुजरातियों का ये अपमान है। तो इसमें जो हमने बयान सुना, क्या आपको लगा कि कुछ अपमानजनक है? पर हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहेगी। और इससे क्या जो पहले हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ इस तरह की बात कांग्रेस के खेमे से आई है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर का पुराना बयान याद करें जहां पर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री के लिए, उसको प्रधानमंत्री ने बार बार इस्तेमाल करके कहा कि आप बताएं कि मैं क्या ऐसी नीच बात करता हूं, ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद भी बयान आए हैं, वो सब उनके फायदे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो अजय जी, आपका इस पर क्या आंकलन है? नगमा जी, बीजेपी हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि इस तरह की कोई भी घटना हो या कोई एक स्टेटमेंट हो, उसमें से सिलेक्टिवली वर्ड पिक करके उसको स्पिन कैसे किया जाए, नैरेटिव कैसे बदला जाए। और ये 2007 में बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ था जब सोनिया गांधी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी तो वोट का नोट के सौदागर, मौत के सौदागर है, और तब बीजेपी को डेफिनेटली उसका फायदा हुआ था। लेकिन अब जो है गुजरात की पब्लिक जो है वो इस सब चीजों को कुछ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। आपको याद दिलाऊं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2 दिन पहले राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहा था। अब सद्दाम हुसैन की उपमा क्यों दी? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम वाला जो एक एंगल था वो उसमें सद्दाम हुसैन के नाम पे राहुल गांधी को लाना चाहते थे। तब भी गुजरात की जनता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, इवन कांग्रेस पार्टी ने भी रिएक्ट नहीं किया। और इसके पहले जब मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि औकात बता देंगे, तब भी गुजरात की जनता ने, तब भी मोदी जी ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देखो ये मुझे औकात बताना चाहते हैं, तब भी पब्लिक ने रिएक्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ लेट गुजरात की जनता जो है वो चाहती है कि डिस्कशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर हो, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, प्राइस राइज के ऊपर हो, फार्मर्स के इश्यू पे हो, जो मीनिंगफुल बात होनी चाहिए। बट एक बात मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव चेंज करने के लिए इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का नहीं, गुजरात का अपमान है। बट ऑफ लेट गुजरात की पब्लिक जो है, मुझे नहीं लगता इससे कोई चुनाव में रिजल्ट में या इसमें कोई ज्यादा फर्क आएगा। पर क्या चुनाव में इसी तरह के नैरेटिव नहीं होना चाहिए? चुनाव में इसी तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जो रियल इश्यूज, जो आपने कहा कि जनता चाहती है दूसरे मुद्दों पर बात करना। तो अजय जी, ये दूसरे मुद्दे चुनावी मुद्दे बन रहे हैं क्या? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले देखिए कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, इस 100 हाँ, तो क्या वो मुद्दा बन रहा है? उस पे सवाल उठने चाहिए थे, रखरखाव पे, डेवलपमेंट पे, पर क्या जनता वो भूल गई है? क्या ये चुनावी मुद्दे हैं, इसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही? देखिए, जनता कोई टीवी डिबेट पे हर एक आके बोल नहीं रहा है, लेकिन जनता के मन में इस चीज को लेके काफी मन में दर्द है। दर्द इस बात का नहीं है, चलो एक एक्सीडेंट हुआ उसमें 135 लोग मर गए, बहुत दुख की बात है, लेकिन दर्द इस बात का है कि जो मालिक था, जिसको ये टेंडर दिया गया था, जिसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसा हुआ, उस आदमी को आज तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। और आज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है उसमें यही आ रहा है कि नगर पालिका ने क्यों दिया, लेकिन अभी तक उस इश्यू के ऊपर जो मेन इश्यू है, जिसकी विकेरियस लायबिलिटी है कि उसने क्रिमिनल नेग्लिजेंस बताते हुए विदाउट परमिशन ब्रिज खोल दिया और 12,000 लोग उस ब्रिज के ऊपर गए सिर्फ 4 दिन में, और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 1400 लोग से ज्यादा वहां गए, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इसलिए लोगों को दर्द जरूर है, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ अकेला इश्यू नहीं है, और भी काफी इश्यूज हैं, जैसे कि किसानों के प्राइस की इश्यू है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि डिस्कशन हो रहा है बाटला हाउस का, डिस्कशन हो रहा है 26/11 का, डिस्कशन हो रहा है टेररिज्म का। तो मुझे लग रहा है कि नैरेटिव जो है बदलने जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में नगमा जी कोई इमोशनल इश्यू नहीं है। 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास इमोशनल इश्यू था पोस्ट गोधरा राइट्स का। 2007 में इश्यू बन गया था, सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा। 2012 में इमोशनल इश्यू था कि गुजरात की जनता चाहती थी कि हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बने,
तो वो नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर की तरफ भेजना चाहते थे। 2017 में इमोशनल इश्यू आया कि भाई पाटीदार कम्युनिटी को इनजस्टिस हो रहा है, उनको रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलना चाहिए। जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल का एजिटेशन जो था वो चला, और इसीलिए इस बार चुनाव के पहले कोइंसिडेंटली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन का वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो अच्छी बात है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इस बार कोई इमोशनल इश्यू नहीं है, इसीलिए आप देखिए कि 2002 के रायोट्स याद आ रहे हैं, इसलिए 26/11 याद आ रहा है, बाटला हाउस इंस्टेड ऑफ बॉटल, गैस बॉटल, वो बाटला हाउस याद आ रहा है, क्योंकि तो जो आपको जी आप जैसा पोलराइजेशन का एडवांटेज कैसे लिया जाए, वो हिंदुत्व की वोट बैंक को सुदृढ़ करने की बात चल रही है, क्योंकि वही एक इश्यू है जो वोट में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो वोट में परिवर्तित करने के लिए कोई समय इमोशनल जो है भावनात्मक मुद्दा नहीं मिल रहा है जावेद अंसारी, और इसलिए इस तरह की नैरेटिव बनाने की फिर कोशिश हो रही है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो असली मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बल्कि जावेद, अगर देखा जाए और साल 2002 को छोड़ दिया जाए उसका चुनाव, तो उसके आगे बीजेपी का जो सीटें हैं गुजरात में, बीजेपी सरकार जरूर बना रही है पर सीटें तो कम ही हुई हैं लगातार। और अब जैसे आंकड़े बताते हैं कि 1995 में बीजेपी को 121 मिला, 1998 में 117, साल 2002 में बढ़ के 127 हुआ, लेकिन 2007 में 116, 2012 में 115 और 2017 में 99 सीटें मिली। तो लगातार ये सीटें जो है वो घटी और वोट प्रतिशत भी घटा है। तो क्या इसमें आपकी एंट्री से और घटते हुए सीटों से भी बीजेपी में भी इस आपको लग रहा है कि चिंता होनी चाहिए, या फिर वो टीना फैक्टर दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव ये गुजरात में हावी रहेगा? देखिए, अगर चिंता नहीं होती तो जो पुराने दफनाए हुए मुद्दे हैं उनको फिर से उजागर करने की क्या जरूरत थी? अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत के, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, वो वहां जाते हैं और 2002 के लोगों को याद दिलाते हैं। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अगर आप टीना फैक्टर काम कर रहा है और आपके सामने कोई मुकाबला नहीं है, तब तो आप आराम से जीत जाते। फिर ये सब जो जख्म अब भर चले हैं उनको फिर से करोदना और उनको फिर से उजागर करना, ये इस बात का अंदेशा है कि कुछ कहीं है, कुछ अंदर खाने इनको परेशानी है, कुछ बेचैनी है कि हो सकता है रिपीट न कर पाए, या उतनी बहुमत जिसमें कंफर्टेबली सरकार प्लेस्ड हो, क्योंकि वहां पूरी सरकार बदल गई। चीफ मिनिस्टर तो बदल ही गया, लेकिन पूरी सरकार बदल गई। तो अब इसीलिए जो सारी हेवी लिफ्टिंग है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो वहां ऐसे प्रचार कर रहे हैं, उनका हक है, लेकिन ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई वहां का चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, वो तो वैसा ही प्रचार वहां पे हो रहा है। या जैसा कि आज खड़गे साहब ने कहा कि उनका चेहरा यहाँ एमसीडी चुनाव में भी है, उन्हीं के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, वहां भी है। तो उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर डॉक्टर मिथिलेश जामिनी, बतौर एक पत्रकार आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ कहा गया, कुछ टिप्पणी हुई, अब जैसे औकात वाली बात ही हुई थी, तो उस वक्त भी उसको प्रधानमंत्री या बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस समय रावण के 100 मुख वाला जो बयान आया है, वो क्या गुजरात में कुछ असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही वहां बहुत ज्यादा एक्टिव दिख नहीं रही है। बहुत आखिर में वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे जाके प्रचार कर रहे थे और ये बयान आता है, तो वो कांग्रेस को कुछ फायदा पहुंचाएगा कि फायदा बीजेपी को ही हो रहा है इससे? देखिए नरमा जी, मुझे लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो नैरेटिव सेट करने का फॉर्मूला है उसमें ये फिट बैठता है। अगर वो रावण बताते हैं तो उनके लिए जो राम मंदिर का मुद्दा है, तो राम और रावण में तुलना करने का एक मौका मिल जाएगा, जो उनका सबसे बड़ा वेपन रहा है और जिस वेपन के दम पर वो पूरे देश में राज कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं उन्हें राम और रावण में तुलना करने का मौका दे दिया, और रावण के 10 मुख थे, कई चीजें बताएंगे, उनको कई मौके मिल गए हैं। जो एक हमारे जो माइथोलॉजी है उसके हिसाब से हिंदू माइथोलॉजी में रावण के कितने मुख थे, आपने कितने बोले, कई चीजें अभी उनको मिल गई है। लेकिन ये निश्चित रूप से खड़गे साहब ने जो बयान दिया है उसको वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उनका सीधा इमोशनल सेंस था कि एक आदमी है जिसके नाम पर पूरे गुजरात में नहीं, आप राजस्थान में भी अगर नगर निगम के भी चुनाव होते हैं तो यहाँ का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाता। राजस्थान में जो जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है उसमें पहले कहा गया था कि राजस्थान के किसी लीडर का फोटो ही नहीं लगाएंगे,
कमल का फूल नरेंद्र मोदी और उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर जो अब नया पोस्टर आया है उस पर वसुंधरा राजे जी का और सतीश पूनिया जी का और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का फोटो लगाया गया। यानी जिस तरीके से पूरे देश में एक हीरोइज्म, हिंदुस्तान किसी हीरोइज्म रहा है, कभी राम के अनुयायी रहे, कभी कृष्ण के रहे, हर युग में एक हीरो रहा है। तो एक मोदी एरा, एक मोदी युग की शुरुआत हो गई है, जैसे इंदिरा गांधी जी की थी। अब बीजेपी उसी फिलॉसफी पर काम कर रही है कि पूरा देश एक नरेंद्र मोदी को ही पहचाने। यानी आज कमल के फूल से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी को इन्होंने लोगों के ब्रेन में डाल दिया है। अब जो अहम इशू हैं, जो रियल इश्यूज है, डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और कई मुद्दे हैं, जो विकास है, जो किसानों वाला मुद्दा है, एमएसपी वाला, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वाला मुद्दा है, कई मुद्दे हैं जो खड़े हुए हैं। उनका गुजरात चुनाव में वो कितना असर ले पाते हैं, ये सबसे अहम बात है। लेकिन जिस तरीके से वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी बहुत आगे है। जिस तरीके से वो एग्रेसिवनेस है उनमें, जिस तरीके से पन्ना स्तर और बूथ लेवल पर वो मैनेजमेंट करते हैं, वो कांग्रेस में नहीं है। उसका कांग्रेस खामियाजा भुगत रही है। और कांग्रेस बल्कि इस पूरी चुनावी लड़ाई में एक तरह से नदारत दिखती है। ये जरूर हो सकता है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि शायद कांग्रेस को यूं उम्मीद है कि हो सकता है कि उसे लोग ऐसे वोट दे दे, लेकिन कम से कम जो प्रचार है उसमें वो बहुत नहीं दिख रही है। यहाँ पे गुजरात में नहीं दिख रही है, दिल्ली में भी जो एमसीडी चुनाव है वहां पे भी देखिए तो आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वहां पे गुजरात में वो बहुत दिलचस्प है। और ये जैसा दावा कर रहे हैं केजरीवाल की गुजरात में कम से कम उन्हें जो है मेजॉरिटी जो जितनी है वो सीटें मिल जाएंगी। वो जरूर है कि बीजेपी कहती रहती है कि ये इनका खाता नहीं खुलेगा। तो आपने जहां बात की आप कांग्रेस की, तो राजस्थान में कांग्रेस की इस समय, कांग्रेस इन सब चीजों से बेखबर अपने भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। यानी कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं कम से कम, या राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, तो वो राजस्थान अब पहुंचने वाली है। उसके पहले यहां पर जो बंटवारा कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में दिखाई दिया, गहलोत ने खुलकर इतना कुछ कहा सचिन पायलट के खिलाफ। आज बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई कि भी 2-4 दिनों पहले उन्होंने कुछ कहा, लेकिन आज दोनों एक साथ दिखाई दिए। जब वहां पर केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं तो वो शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पहले से यहाँ पे कुछ ऐसी गुंजाइश भी नहीं थी। पर मिथिलेश जी, राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं, ये दोनों साथ हैं, तो क्या राहुल गांधी का वो एसेट वाला बयान जो है वो इन्हें वक्ती तौर पे कुछ जोड़ेगा? देखिए नगमा जी, वक्त के तौर पर जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, लेकिन आज अशोक गहलोत जी ने उससे पहले एक बयान दे दिया कि हर कार्यकर्ता असेट, यानी केवल सचिन पायलट असेट नहीं है। यानी उनकी नजर में सचिन पायलट एक कार्यकर्ता ही है। ये उन्होंने आज जाहिर कर दिया। जो उन्होंने पहले कहा था कि अशोक गहलोत जी ने कि सचिन पायलट गद्दार है, वो शो कर दिया। दूसरा, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय सचिन पायलट बोला, लेकिन सचिन पायलट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल जी आए और अपनी बात कहना शुरू कर दी। यानी आपने जो जख्म है वो भरा नहीं है, वो एक महफूज एक पट्टी की गई है, जैसा मानेसर के बाद में की थी। जब भी केसी वेणुगोपाल जी आए थे, अविनाश पांडे जी थे और जो सुरजेवाला जी थे वो आए थे, और ऐसी ही तस्वीर वहां सीएमआर में दिखाई गई थी कि अब सब कुछ घाव पूरा हो गया। लेकिन हमने देखा उसका नजारा क्या हुआ। और राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस आला कमान समझ नहीं रहा, 1998 से गलती कर रहा है। 93 और 98 में हम कंपैरिजन करें तो 93 में कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 98 में 6% वोट परशुराम मदरेना ने मेहनत करके बढ़ाए और ये वोट शेयर हो गया इनका 45% और सीटें 78 बढ़ के 153 आ गई। लेकिन उस जमाने में जो सीनियर थे उनको दरकिनार करके अशोक गहलोत यूथ थे, इनको मौका दिया गया। सेम कंडीशन 2018 में हुआ। 2018 में क्या हुआ, 21 सीटें थी, सचिन पायलट ने मेहनत की और 6.5% वोट शेयर बढ़ा, 39% वोट शेयर आया और कांग्रेस की सीटें 21 से बढ़कर हो गई 100। लेकिन मौका किसको दिया गया? यूथ को नहीं दिया गया। और किसको दिया गया? अशोक गहलोत जी का, जिसका खामियाजा राजस्थान आज तक भुगत रहा है। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी थी जी, और उसी का खामियाजा हो रहा है। अब राहुल गांधी जी एक राजनीतिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो महाकाल में जा रहे हैं और तमाम इंदौर में पूजा कर रहे हैं नर्मदा देवी का, तो वो छवि भी ढो रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से जो राजस्थान की धरा है, वो उस धरा पर उनका अभूतपूर्व स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस शासित प्रदेश है जिससे यह यात्रा गुजरेगी। और उससे पहले जो हमने नजारा देखा
चाहे अशोक गहलोत गुट की तरफ से विजय बैंसला जी को आगे लाके 4000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, उनकी मांगे मनवाने के लिए उनसे कहलवा दिया गया कि सचिन पायलट को सीएम बना देते हैं, तो ये तमाम चीजें हुई। अब राजस्थान में 2023 में कैसे जीते, सबसे अहम चीज ये है मुख्यमंत्री कौन बनेगा करोड़पति, वो तो बहुत गेम हो चुका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 2023 में किस चेहरे के साथ जाएंगे। ये चुनाव देखिए, आज उन्होंने केसी वेणुगोपाल जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट असेट है और अशोक गहलोत असेट है, लेकिन जो पीसीसी चीफ है वही खड़े थे, गोविंद सिंह डोटासरा, उनका नाम नहीं लिया असेट है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की किसी ने कोहनी के गुड़ लगा रखा था कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो उन्होंने भी कई चीजें की। तो राजस्थान में कई मुख्यमंत्री बन गए 102 में से, जो अशोक गहलोत जी ने एक अपनी जो सियासी जादूगर है ऐसी गोटी चलाई कि राजस्थान में बीजेपी की तरह, जैसे बीजेपी में 12 मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं और एक वसुंधरा जी का चेहरा है, ऐसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने 102 में से मुख्यमंत्री बनाने की बात जी। इस समय बहुत दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी, आपने जैसा कहा, वहां पे पहुंच रहे हैं और अकेला प्रदेश है जहां से यात्रा गुजरेगी, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। जावेद अंसारी, जो तस्वीर वहां से आज आई वो सबसे दिलचस्प है। अगर हम बाहर से देखते हैं इस तस्वीर को तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो लगातार आपस में लड़ते रहे हैं, गहलोत ने काफी कुछ कहा, एक साथ वहां पर उन दोनों का आना मुश्किल रहा होगा। आपको क्या लगता है किसके लिए ज्यादा मुश्किल रहा होगा, गहलोत के लिए या पायलट के लिए? अनकंफर्टेबल है और ये दोनों, ये जो तस्वीर है दोनों का साथ आना, वो क्या बताता है? अब नगमा, ये पहली बार नहीं है जब से वो मनेसर वाला प्रकरण हुआ है, या उससे पहले भी जब ये क्लियर था, जब सरकार बन गई और ये मुख्यमंत्री हो गए, अशोक गहलोत जी की पूरी ये कवायद होती थी कि सचिन पायलट को कहीं फ्रेम में जगह न मिले। अगर आप फोटो भी देखें तो ऐसा वो सचिन पायलट से आंख नहीं मिलाते थे, तो सचिन पायलट को हमेशा वो दूर रखने की उनकी कोशिश होती। तो शर्मिंदा अगर कोई ज्यादा हुआ होगा आज, अनकंफर्टेबल रहा होगा, तो वो अशोक गहलोत जी हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का बयान आ गया तो आज अशोक गहलोत ने कहा कि जब हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि सब एसेट है तो बात ही खत्म हो गई। और फिर उसमें उन्होंने अपना वो लगा दिया कि हर कार्यकर्ता जरूरी है जी। ये एक लीपा पोती करने की कवायद थी। केसी वेणुगोपाल गए थे उनका मुंह रखने की, और जब फैक्ट थी कि राहुल गांधी जी 2-4 दिन में वहां पधारने वाले हैं, यात्रा उनकी आने वाली है, तो अशोक गहलोत है। लेकिन फैक्ट ये है कि अशोक गहलोत का जो बिहाइंड क्लोज डोर्स और अब तो जो खुल के जो उनका रवैया है, उससे बिल्कुल ये जग जाहिर है कि वो किसी भी हालत में सचिन पायलट को के लिए जगह छोड़ना नहीं चाहते, ना वो सचिन पायलट के लिए कोई वो करना चाहते। वो अपने एमएलएस को, अपने समर्थकों को अपने घर बुला के, उनके घर जाके करके सबको वो 24/7 मैनेज कर रहे हैं। हाँ। और वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट के लिए कोई गुंजाइश हो। अब ये बड़ा टेस्ट है आला कमान के खड़गे जी के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो अभी नहीं तो 2023 के पहले जब चुनाव होगा तब प्रकट करेगा। ये इसको विश्व में नहीं किया जा सकता। इसको आज भले ही इन दोनों की तस्वीरें साथ आ गई हों, लेकिन जो समस्या है वो अपनी जगह पर बनी हुई है और इसे हल करना एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस आलाकमान के लिए, खड़गे साहब के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे चर्चा करने के लिए प्राइम टाइम में, गुजरात के ऊपर भी, राजस्थान के ऊपर भी, सियासत के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस की कहाँ जगह इसमें बन रही है। प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। कश्मीर फाइल फिल्म्स जब से बनी है तब से वो विवादों में रही किसी न किसी वजह से, और एक नया विवाद तब खड़ा हुआ जब इफी में, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा था, वहां पर कश्मीर फाइल्स पर एक टिप्पणी की इजराइल के डायरेक्टर ने जो कि जूरी में थे। उनका कहना था कि ये जो फिल्म है वो वल्गर है और ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, वल्गर प्रोपेगेंडा, ये उनके शब्द हैं। और इसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इजराइल के डायरेक्टर आके कश्मीर फाइल्स पर ऐसी विवादित टिप्पणी करते हैं, इसलिए फौरन इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उनका बयान आया ये कहते हुए कि वो इस पर शर्मिंदा हैं और ये सही नहीं है। 15 films in the international competition, the front window of the festival.
14 out of them had their cinematic qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम खेर, अभिनेता, और इस बयान पर उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी, उनकी टिप्पणी भी आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम खेर जी, आपके समय के लिए। ये एक नया विवाद खड़ा हुआ है कि कश्मीर फाइल जब से बनी तब से उस पर कोई ना कोई विवाद है, पर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्यों इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे लोगों को लग रहा है कि ये फिल्म जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसे इस तौर पे देखा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नदाव जो इनका नाम है, उनके 3 ही कारण हो सकते हैं। एक तो वो अपने खुद में वो वल्गर किस्म के इंसान हैं, या फिर वो मेंटली इल हैं, मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं, या फिर वो एक टूल किट गैंग के मेंबर हैं जो कुछ लोगों को खुश करने की चक्कर में थे, बिकॉज उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने जो इन बातों का अपने स्टेज का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, फिल्म समारोह पर जो उनको स्टेज दिया गया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कश्मीर फाइल्स के लिए कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगर आपको अपनी कोई परेशानी है तो आप अपने सोशल मीडिया पर उसको जाकर बोल सकते हैं, बट उनका मकसद ये था कि इस तरह की बात करके वो उन लोगों को खुश करें जो बहुत महीनों से इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं। तो अनुपम जी, आपके मुताबिक वो उस टूल किट गैंग के लिए एक हथियार बन गया। आपने कहा कि वो टूल किट गैंग का हथियार बने हैं, तो ये टूल किट गैंग कौन लोग हैं? किसकी तरफ, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो हमेशा आर्टिकल 370 पर निकल आते हैं, एब्रोगेशन पर, जो हमेशा ट्रिपल तलाक के वक्त निकल आते हैं, जो हमेशा सीए के विरोध में बोलते हैं, जो हमेशा इस तरह की बातों पे जो वही चेहरे निकल के आते हैं, वही चेहरे आप पता लग जाता है कि ये वही चेहरे हैं, तो यही हैं वो लोग। ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को इसलिए भी नहीं इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने क्या झेला, उसका दुख दर्द ये नहीं जानते, तो इसलिए इसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आप मानते हैं कि टिप्पणी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कश्मीर का दर्द? नहीं पता है, कश्मीर फाइल से ही पता लगी हैं, इसीलिए इन लोगों को परेशानी है कि हमने जो दर्द, जो तकलीफ छुपा के रखी थी 32 साल तक, वो कश्मीर फाइल्स की वजह से वो तो निकल के आ गई, वो तो फूट के आ गई कि हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। तो वो ये चाहते नहीं थे, बिकॉज इनको सूट नहीं करता था कोई भी और सिनारियो, तो वो जो निकल के आया है तो उससे उनको तकलीफ हुई है, इसलिए उन्होंने ये शब्द पहले, वरना कहाँ से आते हैं? मैं क्यों इनको टूल किट गैंग बोलता हूँ? वर्ड प्रोपेगेंडा, वर्ड इंटॉलरेंस, वर्ड अवार्ड वापसी, ये तभी निकलते हैं जब इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये वही लोग हैं जो टूल किट गैंग के मेंबर्स हैं। तो आपका कहना है कि ये जो शब्द हैं ये इन डायरेक्टर के खुद के भी नहीं हैं और ये शब्द इनसे कहलवाए गए, यानी कि ये किसी एक गैंग का हिस्सा हैं। वैसे अब जो इन्होंने कहा, अब ये जो मंच था वो भारत सरकार का आयोजित किया हुआ था, लेकिन ये जो फिल्म है वो भारत सरकार की बनाई हुई फिल्म नहीं है, तो शायद किसी डायरेक्टर को इस पर अपनी टिप्पणी देना के अधिकार है। लेकिन अब बावजूद इसके राजदूत जो है इजराइल के, उन्होंने माफ़ी मांगी है जूरी के बयान के लिए, तो जूरी सदस्य रहे वहाँ पर, जूरी के जो चेयर रहे, तो क्या इससे अब ये जो दर्द है वो ख़त्म होगा? नहीं, देखिए, जब किसी के यहाँ पर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है या किसी की मौत होती है तो लोग अफसोस प्रकट करने आते हैं, और उस समय उस अफसोस प्रकट करने में एक धैर्य होता है, एक सांत्वना होती है, एक गर्मजोशी होती है और एक प्यार होता है। तो उन भावनाओं को हम इज्जत देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या ये ठीक किया इन्होंने या गलत किया।
तो मुझे लगता है कि जो आज हमारे यहाँ पर जो काउंसिल जनरल आए थे मुंबई के इजराइल से ये बोलने के लिए कि सॉरी हमारे देश के बंदे ने अपनी इस तरह की बेवकूफ़ाना बात कही है, बहुत उससे रिश्ते मजबूत होते हैं। इजराइल से हमारा रिश्ता शायद बहुत सारे देशों से नहीं देखा जाता कि हमारा मजबूती का जो रिश्ता है। आज देश 75 सालों में वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी बन गया है। शायद बहुत लोगों को ये, बहुत देशों को ये परेशानी है और वो चाहते हैं कि इसमें हमारे देश में कुछ ऊपर खलबली मची रहे, मगर ये इन हादसों से देश और दृढ़ होता है। ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मूक रहते हैं लेकिन उनका साथ मिलता है। जी, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत अनुपम खेर जी हमसे बात करने के लिए। कश्मीर फाइल्स विवादों में रही और एक नया विवाद इस पर छिड़ा। हालांकि भारत और इजराइल के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उस पर कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। वैसे भी जो वहां के एक डायरेक्टर ने बयान दिया उसके ऊपर राजदूत ने माफ़ी मांगी कहते हुए कि ये उनका विचार नहीं है और वो इस पर शर्मिंदा हैं। प्राइम टाइम में आज इतना ही। नमस्कार।